नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसका जिक्र आते ही ना जहन में प्रतिभा, कला और दर्शन की तस्वीरें एक साथ उभर आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी विरासत आज भी उतनी ही जिंदा है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कहानी शुरू होती है एक खास साल से। साल था 1913। एक ऐसा साल जिसने भारतीय साहित्य का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि इसी साल रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, ये एक ऐतिहासिक ऐलान था, एक गूंज थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि पश्चिम के साहित्यिक दुनिया ने एशिया की किसी आवाज को अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया हो, और उस आवाज ने, यकीन मानिए, पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो सवाल तो उठता है ना कि आखिर कौन थे ये? कैसे कलकत्ता का एक लड़का पूरी दुनिया का आइकन बन गया? चलिए जरा पीछे चलते हैं और उनकी शुरुआत को समझते हैं। टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में कोलकाता के एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव परिवार में। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर उस वक्त के एक बड़े समाज सुधारक थे। तो जाहिर माहौल ही कुछ ऐसा था कि टैगोर ने बचपन से ही लिखने की एक गजब की प्रतिभा दिखाई, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी भारत और इंग्लैंड दोनों जगह हुए। इसी वजह से उन्हें पूरब और पश्चिम दोनों दुनियाओं की एक बहुत गहरी समझ मिली। लेकिन सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, अगर हम टैगोर को बस इतना ही समझें तो ये उनकी इतनी बड़ी विरासत के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। वो उससे कई ज्यादा थे, कई ज्यादा। देखिए, ये जो बात है ना, ये उनके मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व को एकदम सही बयां करती है। वो एक ही वक्त पर कवि भी थे, दार्शनिक भी, एक एजुकेशनिस्ट भी, संगीतकार भी और एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी। मतलब उनकी प्रतिभा एक नदी की तरह नहीं, बल्कि कई नदियों की तरह एक साथ बह रही थी। उनके काम का दायरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना तो समझिए बस एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने गोरा जैसे क्लासिक उपन्यास लिखे, हजारों गीतों की रचना की, जिन्हें आज हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्होंने तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक पूरी क्रांति ला दी थी। और अब बात करते हैं एक ऐसी उपलब्धि की जो वाकई बिल्कुल असाधारण है। क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने एक नहीं बल्कि दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हों? टैगोर ने ही भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए आमार सुनार बंगला की रचना की। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उनकी कला की अपील कितनी यूनिवर्सल थी। जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा को लेकर उनका नजरिया भी एकदम रेवोल्यूशनरी था। वो उस जमाने की रटने वाली पढ़ाई लिखाई के सख्त खिलाफ थे। वो उसे पता है क्या कहते थे? दिमाग का पिंजरा। और इसी पिंजरे को तोड़ने के लिए उन्होंने 1921 में विश्व भारती की स्थापना की। ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक सोच थी, एक विचार था, एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स प्रकृति के बीच खुली हवा में बिना दीवारों के दबाव के अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर जी सके। तो अभी तक हमने उनके एक कलाकार और एक शिक्षाविद वाले रूप को देखा, लेकिन टैगोर के व्यक्तित्व का एक और पहलू था जो बहुत शक्तिशाली था, और वो था उनका नैतिक साहस। अच्छा, एक बात सोचिए, एक कलाकार जो अपनी कलम से, अपने संगीत से सिर्फ सुंदरता बनाता हो, जब वो अपने ही लोगों पर कोई भयानक अन्याय होते देखेगा तो वो क्या करेगा? टैगोर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची कला अन्याय के सामने कभी भी चुप नहीं रह सकती। साल था 1919, जब जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। इस घटना ने टैगोर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनका मन पीड़ा से भर गया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिली सर की उपाधि, मतलब कि नाइटहुड, फौरन लौटा दी। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा नैतिक ऐलान था कि किसी भी सम्मान से कहीं ज्यादा जरूरी इंसानियत होती है। तो अब जब हम टैगोर की पूरी विरासत को एक साथ देखते हैं ना, तो एक विचार है जो उनके हर काम के, कह सकते हैं कि बिल्कुल केंद्र में नजर आता है। एक धागा जो उनके हर काम को पिरोता है। ये धागा था सार्वभौमिक मानवतावाद का। देखिए, टैगोर का राष्ट्रवाद ना वो सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। वो मानते थे कि इंसानियत किसी भी देश की सरहद से बहुत बड़ी होती है। उन्होंने हमेशा एक ऐसे राष्ट्रवाद की बात की जो लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं।
तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था है। वो भारतीय संस्कृति का गौरव हैं और उनका साहित्य, उनके गीत, उनके विचार आज भी इतने सालों बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक अकेले इंसान की आवाज़ एक सदी से भी ज़्यादा गुजर जाने के बाद न सिर्फ दो देशों की पहचान का अटूट हिस्सा बनी हुई है, बल्कि आज भी पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ा रही है। शायद यही टैगोर की असली विरासत है।